Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about 13 chapter of ESB जिसका नेम है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम मींस EDP। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस बनते हैं। सो ये हमारा कंटेंट है, क्या क्या हमने डिस्कस करना है इस फुल वीडियो में, ये सारा कुछ कवर हो जाएगा, यानी कि फुल चैप्टर इस सिंगल वीडियो में आपका होने वाला है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट क्या होता है। सो ये कहा गया है मेनली कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बॉर्न नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है, उन्हें डेवलप किया जाता है बाय एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस से। एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर क्या करती है, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें जो एंटरप्रेन्योर है वो लर्न कर सके और असाइन हो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन एफिशिएंट मैनर में। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ EDP। EDP में क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डेवलप किए जाते हैं बाय ट्रेनिंग से। एंड जैसे हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट में। अब ये EDP की इंट्रोडक्शन है जिसमें हमने उनको डेवलप करना है, उनके हार्ड वर्क से उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाना है बाय सिलेक्टिंग पर्सन्स। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल प्रोसेस है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स ट्रेन हो सकें, लर्न कर सकें कुछ नया एंड वर्क और परफॉर्म कर सकें अपनी एक्टिविटीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे उनके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक तो मोटिवेशनल स्किल्स, नॉलेज, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड अपॉर्चुनिटी क्रिएशंस। नेक्स्ट है डेफिनेशन। हमने फर्स्ट डेफिनेशन करनी है जो जोसेफ ई स्कैम्पर ने दी हुई है, जिसमें वो कह रहा है कि आइडेंटिफाइज करना इंटेलिजेंस को, मोटिवेशन, नॉलेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ को एज अ प्री रिक्विसाइट फॉर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, यानी कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम बेस होता है कि जो इंडिविजुअल है उसे कैसे हम डेवलप करवा सकते हैं एज एंटरप्रेन्योर बाय चेंजिंग देयर आउटलुक। और ये जो प्रोसेस है ये एनहांस करता है उनका मोटिवेशन लेवल, नॉलेज, स्किल्स, और उसके बाद डे टू डे उनका बिहेवियर चेंज होने लगता है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है असिस्ट करना कि वो अपना खुद का एंटरप्राइज डेवलप कर सकें। नेक्स्ट है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि EDP में फीचर्स क्या क्या आते हैं, और इसमें हमारे 5 पॉइंट्स हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। इसमें ये बताया गया है कि EDP एक ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो एनहांस करता है मोटिवेशन, स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स की नॉलेज को। उसके बाद सेकंड पॉइंट है डेवलपमेंट थ्रू ट्रेनिंग। EDP में ये माना जाता है कि जो इंडिविजुअल है हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एंटरप्रेन्योर बाय ट्रेनिंग, राइट। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, इसमें ये है कि जिनका पहले से ही बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है उनको पहले अपॉर्चुनिटी देना कि वो डेवलप किए जाएं। और उसके बाद है ऑपरेशनल ट्रेनिंग, यहाँ पे ऑपरेशनल ट्रेनिंग दी जाती है रेदर देन एकेडमिक ट्रेनिंग। और टूल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है कि EDP एक टूल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो सोल्यूशन देता है फॉर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है रेलेवेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें हमने ओनली 10 पॉइंट्स करने हैं बट अच्छे से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है एलिमिनेट्स पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ की मेन प्रॉब्लम होती है कि उनकी अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है इंडिया, और यहाँ पे जो EDP प्रोग्राम है वो हेल्प करता है अनएम्प्लॉयड पीपल को ताकि वो ऑप्ट कर सकें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर कोई एंटरप्राइज ओपन कर सकें एज अ करियर उसे माने। और यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो कि कौन से प्रोग्राम्स चलाए थे। NREP यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है, कौन सा, NREP। और उसके बाद IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये दोनों प्रोग्राम एज एग्जांपल लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, जिसमें ये बताया गया है कोई भी सक्सेसफुल EDP होता है यानी कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो हेल्प करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, राइट, एंड सेटअप करता है डिफरेंट यूनिट्स इन रिमोट एरिया में। और ये जो है ये बेनिफिशियल है फॉर स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स के लिए ताकि यहाँ पे बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हो सके।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट इंडस्ट्रियल स्लम्स। स्लम्स का मतलब होता है जैसे झोपड़ियाँ होती हैं या फिर बस्तियाँ बनी होती हैं, तो उन्हें हम स्लम्स कहते हैं। एंड यहाँ पे ईडीपी ने कैसे हेल्प किया, उन्होंने वेरियस स्कीम्स निकाली, इंसेंटिव्स दिए, सब्सिडीज़ दी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ दी। नेक्स्ट है हार्नेसिंग लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। वैसे तो हमारे पास इतने ज़्यादा अवेलेबल रिसोर्सेज हैं बट उनको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जाता, तो उनके प्रॉपर यूज़ के लिए ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। नेक्स्ट है डिफ्यूज़ सोशल टेंशन। तो जो यंग जनरेशन थी वैसे तो वो फ्रस्ट्रेटेड होती है कि उन्हें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन एंड कम्पिटेंसी। तो यहाँ पे जो ईडीपी प्रोग्राम है वो हेल्प करता होता है कि उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करियर बनाने में। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो डेवलप्ड बैंक्स हैं लाइक आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई, एसएफसीआई, एसआईडीसी एंड सिडबी, जो ये बैंक्स थे इन्होंने क्या किया, प्रमोट किया एंटरप्रेन्योरशिप को द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंसीज, ताकि वो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर सकें टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम। सो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर एंटरप्रेन्योर्स जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब करेगा तो वो प्रॉपरली यूज़ कर पाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, एंड इससे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसके साथ ही पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ होंगी क्योंकि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है यानी कि जो एवरेज इनकम है पर पर्सन वो भी इंक्रीज़ है। नेक्स्ट है 9th पॉइंट फैसिलिटेटिंग ओवरऑल डेवलपमेंट। इस पॉइंट में ये है कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन मटेरियल मशीनरी क्यों ना हो, तो उनका प्रॉपरली यूज़ करना। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ कोटेज एंड एसएसआई मींस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट करनी। जो ईडीपी है उन्होंने बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए हैं स्पेशली इन रूरल एरियाज़ में, ताकि वो एनकरेज कर सके ये सारी एग्जिस्टिंग जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ की। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स का मतलब है कि जिसका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता उन्हें ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना कि वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकें। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है रेलेवेंस ऑफ ईडीपी, जिसमें हमने टोटल 10 पॉइंट्स करे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी। सो ईडीपी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आइडेंटिफाई करना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एंटरप्रेन्योर्स को, नॉलेज एंड स्किल्स प्रोवाइड करना पार्टिसिपेंट्स को, बेसिक मैनेजरियल नॉलेज देनी या अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना पोस्ट ट्रेनिंग असिस्टेंस। 5th पॉइंट है एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज़ को डेवलप करना एक पर्सन में। उसके बाद एनवायरमेंटल इश्यूज़ को एनालाइज करना जो भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट के रिलेटेड हैं, और राइट प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना और प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मुलेट करना इफ़ेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। जो जिस प्रोजेक्ट के लिए वो काम कर रहा है वो कौन सा प्रोजेक्ट होगा, एंड राइट प्रोजेक्ट को वो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद एनलार्ज करना जो भी सप्लाई हो रही है एंटरप्रेन्योर्स की फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस जो भी हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ी है, एंटरप्रेन्योर्स हेल्प करते हैं इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ऐसे ही इनको बढ़ावा देना, ठीक है, मेनली इन रूरल एरियाज़। एंड 10th पॉइंट है डेवलप करना स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर को जो भी हेल्प करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइज्ड रूरल एंड बैकवर्ड रीजन को इंडस्ट्रियलाइज करना, प्रोवाइड करना गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड यंग मैन और वुमेन को। उसके बाद जो सोर्सेज होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के वो डिवर्सिफाई होने चाहिए। उसके बाद एंटरप्रेन्योर के जो भी क्वालिटीज़ हैं वो पता लगानी, एंड देन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी जो भी गवर्नमेंट से हमें अवेल होने वाली है, जो भी हेल्प है, इंसेंटिव्स है, सब्सिडीज़ हैं, लास्ट में जो भी प्रोसीजर है या प्रोसेस, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर सेटिंग अप अ न्यू यूनिट। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव होती हैं ईडीपी की। नेक्स्ट टॉपिक है कौन से स्टेप्स आते हैं इन ईडीपी प्रोग्राम प्रोसेस में, ठीक है। ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है जिसमें मेनली आपके 5 to 6 पॉइंट्स आएंगे और उसके ही सब पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्ट करना पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। सो ईडीपी का सबसे पहला स्टेप होता है कि उसने सिलेक्शन करनी है अपने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, राइट सिलेक्शन करनी अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। एंड इसमें सबसे पहले अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो तो उसके पहले ये देखा जाएगा कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मोटिवेशनल लेवल कैसा है,
जो क्वालिफिकेशन है वो कैसी हैं, या स्किल्स एंड कम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग ही उसकी सिलेक्शन होती है। अब ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, उसका टेस्ट लिया जाएगा, डिस्कशंस की जाएंगी एंड इंटरव्यूज़ के बाद ही एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर सिलेक्ट होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स एंड स्किल्स। तो इसमें फर्दर 2 सब पॉइंट्स हैं, सोशल पर्सनल ट्रेड्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। सोशियो पर्सनल ट्रेड्स में क्या होता है कि यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड, एज, एजुकेशनल लेवल या फिर साइज एंड टाइप ऑफ फैमिली देखी जाती है। सो फैमिली बैकग्राउंड में क्या है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें से अगर कोई बंदा ऐसा है जो इस तरह का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर से लिंक करता है, तो आपको उस चीज़ से ऑक्यूपेशनल अवेयरनेस मिलती है। उसके बाद एज की बात करें तो यंग जो होते हैं, यंग वंस होते हैं, वो रिस्क टेकिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्डर वन, बट वो क्रिएटिव भी होते हैं, इनोवेटिव भी होते हैं। एजुकेशन लेवल भी यहाँ पे मैटर करता है, क्योंकि मिनिमम एजुकेशन यहाँ पे बताई जाती है फॉर एंटरप्रेन्योर्स कितनी होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट की बात करें साइज़ एंड टाइप ऑफ फैमिली, अगर आप जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप इजीली रिस्क ले सकते हो। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर्स। सो ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर्स में सबसे पहला हमारा फैक्टर है अचीवमेंट मोटिवेशन। अगर जो पर्सन है वो पर्सनली अचीवमेंट प्रॉपरली कर पा रहा है तो वो प्रोफेशनली ईजिली कर पाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो ऑफ पर्सनल अचीवमेंट की, फॉर एग्जाम्पल लाइक रेजिंग ऑफ फैमिली और ओवरकमिंग फ्रॉम क्रॉनिक इलनेस। नेक्स्ट है विलिंगनेस टू टेक रिस्क। तो जो पर्सन है वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो रिस्क को इजीली टेक कर सके, क्योंकि यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें लॉट्स ऑफ रिस्क आ दिया। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। अब वो अपनी स्किल से मोटिवेट कर सकता है, पीपल को कंट्रोल कर सकता है, जो एनवायरनमेंट है उसके जो आसपास के लोग हैं उनको भी इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी एबिलिटी एंड स्किल से। फोर्थ पॉइंट है पर्सनल इफेक्टिवनेस। यहाँ पे एफिकेसी आएगा, इसका मीनिंग है कोई भी पर्सन के पास ऐसी क्वालिटी होना कि वो हर एक चीज़ को सक्सेसफुल बना सके। एंड एफिकेसी एंड एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस होता है? एफिकेसी का मतलब होता है कि वो कोई भी गोल अगर अचीव करना चाहता है तो वो अपने एफर्ट्स डालेगा अपने डिज़ायर गोल को अचीव करने के लिए। एंड अगर ऑन दी अदर हैंड एफिशिएंसी की बात करें, वो काम करना है सिर्फ इकोनॉमिकल वे में, उसमें कहीं भी गोल की बात नहीं की गई है, ठीक है। अब पॉइंट में ये लिखा है कि उसके पास एफिकेसी की, पर्सनल एफिकेसी की क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल हो सके इन एंटरप्रेन्योरशिप में। नेक्स्ट पॉइंट है डिज़ायर टू अचीव थिंग्स, जिसका मतलब है एस्पिरेशन। एंड यहाँ पे ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से रिलेट करता है कि वो जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या फ्यूचर में अटेन करना चाहता है, ठीक है। इसमें जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं वो रिस्क टेकिंग भी हो सकता है, इनोवेशन, इनोवेटिव, इंडिपेंडेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू स्किल्स, एक्सपीरियंस, फिजिकल रिसोर्सेज एंड फैमिली ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उसे एंटरप्राइज चूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब एंटरप्राइज में कितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं एंड कौन सा उसने एंटरप्राइज शुरू करना है, वो बेस होता है कि उसने सोल प्रोप्राइटरशिप करनी है, पार्टनरशिप करनी है या फिर किसी लार्ज कंपनी में डील करना है। तो ये डिपेंड करता है उसकी ऑक्यूपेशन पे। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है कंटेंट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें फर्स्ट पॉइंट है टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स। फर्स्टली जो एंटरप्रेन्योर है अगर उसने स्टार्ट करना है अपना बिजनेस तो उसके पास ये नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो हेल्प कर सके उसमें कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के प्रोसेस कैसे अरेंज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अचीवमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग। अब इस पॉइंट को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। अगर वो कोई गोल अचीव करना चाहता है वो रिस्क टेकर होना चाहिए, डिज़ायर टू अचीव एंड पर्सनल क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, और इन सब के अलावा भी उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस भी होना चाहिए। ये हमने 2 पॉइंट्स करे हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास सपोर्ट सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। अब इस पॉइंट में एजेंसीज़ के नेम याद कर लो, कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। 2 एजेंसीज़ हैं, कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इन दोनों की जो फंक्शनिंग होती है उसको समझने के लिए एक प्रोसीजर लेट डाउन किया जाता है जिसके थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है एंटरप्रेन्योर्स को।
नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट सर्वे। अब मार्केट सर्वे क्यों करते हैं? ताकि एंटरप्रेन्योर्स को पता लग सके कि मार्केट पोजीशन क्या चल रही है एंड किस मेथड से हम डील कर सकते हैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। फिफ्थ पॉइंट है मैनेजीरियल स्किल्स। मैनेजीरियल स्किल्स में आपके जो मैनेजमेंट की स्किल्स होते हैं वो आएंगे, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, लीडरशिप, सुपरविजन, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये सारी स्किल्स उसमें होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है मेन पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट खत्म हो गया यहाँ तक, जिसमें हमारे सब पॉइंट्स आ रहे थे 5। एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन में क्या होता है कि जब आपका जो एंटरप्राइज है सेट हो गया, आपकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी एंड इसमें आपकी जो मैनेजीरियल स्किल्स हैं और टेक्निकल स्किल्स हैं वो यूज़ होंगी। एंड अगर आपने एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट कर ली, ठीक है, तो उसके बाद ये जो सप्लाई होती है प्रोडक्ट्स की वो स्टार्ट हो जाएगी सूटेबल मार्केटिंग चैनल से। ठीक है, आपने मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देना है इस स्टेज में। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग करना, फॉलोअप करना। अब मॉनिटरिंग का क्या है? जो मॉनिटरिंग सक्सेसफुल बिजनेस के लिए असेंशियल होती है एंड प्रॉपर मॉनिटर करना जो भी आप चाहते हो, ठीक है, कोई डिफेक्ट ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए ईडीपी में, ठीक है, तो उसको रिमूव करना फटाफट से एंड करेक्टिव एक्शंस लेने अगर कोई डिफेक्ट आ भी जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है टारगेट ग्रुप्स ऑफ ईडीपी। सो हमारे इस टॉपिक में टोटल 5 पॉइंट्स आएंगे। सो हमारा फर्स्ट टारगेट ग्रुप कौन सा है? टेक्निकल एंड अदर क्वालिफाइड पर्सन, यानी कि ऐसा ग्रुप जिसमें जो पर्सन्स हैं उसके पास डिप्लोमा, डिग्री, कोई भी फील्ड में साइंस, आईटीआई, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोई भी डिप्लोमा होगा। एंड जो गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो ऑपरेट करती हैं स्पेशल ईडीपी या स्कीम्स फॉर दिस टाइप ऑफ ग्रुप्स के लिए। ठीक है, जो हेल्प करती हैं कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना सकें कोई। उसके बाद सेकंड है हमारे पास एक्स सर्विस मैन। तो इस ग्रुप में कौन से पर्सन आते हैं? जो रिटायर होते हैं फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके पास पहले से ही एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो पहले से ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, हार्ड वर्किंग, एंटरप्राइजिंग या फिर इनोवेटिव होते हैं। तो गवर्नमेंट इन्हें ऑफर करती है स्पेशल इंसेंटिव्स, ठीक है, ताकि ये आगे मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग ले सकें या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट है बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स। तो ये जो बिजनेसमैन होते हैं ये क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए ये सोशल या प्रेजेंट जो इकोनॉमिक स्टेटस चल रहा होता है इनका, उससे ये सेटिस्फाइड ना हो के अपना खुद का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट पहले ही प्रेफरेंस दे रही है कि एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, तो इनको भी टारगेट ग्रुप में इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है एससी एंड एसटी एंटरप्रेन्योर्स। एससी का मतलब है शेड्यूल कास्ट एंड एसटी का मतलब है शेड्यूल ट्राइब्स। तो इन दोनों को प्रेफरेंस दी जाती है। अगर कोई भी बेनिफिट आ रहा है तो सबसे पहले इनको ही कंसेशनल लोन्स दिया जाएगा फॉर एंटरप्राइज ओपन करने के लिए। तो हमारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंडक्टिंग ईडीपीज। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। और ये एक स्कीम है जो कंडक्ट करी गई है ताकि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को एनकरेज किया जाए। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? अरेंज करना ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, ऑर्गेनाइज करना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, प्रिपेयर करना जो भी सिलेबस है, जो ट्रेनिंग कोर्स करवा रहे हैं उनका सिलेबस ऑर्गेनाइज करना, एंड डिफरेंट ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कंडक्ट करवाते हैं ये एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाते हैं, टेस्ट भी ऑफर करते हैं। सो मेनली इस पॉइंट में क्या है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है जिसके अंदर ये सारी ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। अब इसमें वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करना। सेकंड है स्टैंडर्ड मॉडल सिलेबस फॉर ट्रेनिंग डिसाइड करना। उसके बाद फॉर्मुलेट करना साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, डेवलप करना जो भी ट्रेड्स हैं या फिर जो वुमेन, एससी, एसटी ये सारे ग्रुप्स हैं इनको हेल्प कैसे करनी है, डेवलप करना एंटरप्रेन्योरियल कल्चर इन सोसाइटी। सो सेकंड हमारा रोल ऑफ गवर्नमेंट में पॉइंट है सिडबी का, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें ये सेटअप कर रहा है होली ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ आईडीबीआई। ठीक है, क्या कर रहा है? होली ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ आईडीबीआई। आईडीबीआई मीन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ताकि ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर सके टू एंटरप्रेन्योर्स को। अब इसकी डेट याद कर लेना, इन अप्रैल 1990 अंडर एक्ट कौन सा था? पार्लियामेंट का एक्ट था जिसका नेम था सिडबी एक्ट 1989, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
एक्ट 1989। नेक्स्ट करते हैं इसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं। फर्स्टली ये टेक्निकल अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देना चाहता था, ये इनिशियल स्टेप था, ठीक है, सिडबी। एंड ये एक्सपैंड करना चाहता था जो मार्केटिंग के चैनल्स होते हैं ऑफ एसएसआई मीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स के, ठीक है, ताकि ये एक्सपैंड हो सके। उसके बाद है प्रमोट करना एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को, स्पेशली इन सेमी अर्बन एरियाज़, ताकि वहाँ पे मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकें। एंड इसमें एक और लाइन ऐड कर लेना, जो सिडबी है वो ऑपरेट करता होता है अपना हेड ऑफिस एट लखनऊ एंड नेटवर्क ऑफ 5 रीजनल ऑफिस और 2 ब्रांचेस इन ऑल स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव प्लानिंग टीम के रिकमेंडेशन पर इन 1959 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप करती है ये जो 4 इंस्टीट्यूट दिए गए हैं, ताकि स्मॉल स्केल जो हमारे विलेजेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी डेवलपमेंट हो सके। जैसे सेंट्रल स्मॉल इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। जो हमारी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी यानी कि सेंट्रल स्मॉल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, वो चेंज कर दिया गया है उसका नेम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन CSIO से SIDO कर दिया गया है। और इसके नेटवर्क्स कितने हैं, 28 नेटवर्क्स हैं, ब्रांचेस कितनी है 30, एक्सटेंशन सेंटर है 1 एंड रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है 4। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट मींस SSIs। तो जो SSIs होते हैं वो सेटअप होते हैं हर एक स्टेट में, ताकि प्रोवाइड कर सके कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को। और जो एक्टिविटीज़ होती हैं SSIs की वो कोऑर्डिनेट होती हैं विद इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग डिवीज़न ऑफ DC एंड जो इसका ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। एंड 28 SSIs बन चुके हैं एंड 30 ब्रांचेस भी बन चुकी हैं इन स्टेट कैपिटल और अदर प्लेसेस पे, राइट। सो इसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं। जो SSIs हैं ये हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, चाहे वो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है या फिर फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उनको हेल्प करते हैं टेक्निकल एंड मैनेजिंग करके कि आपने कौन सा इक्विपमेंट सिलेक्ट करना है, कौन सी मशीनरी अप्रोप्रिएट रहेगी। नेक्स्ट है कि ये कंडक्ट करते हैं EDPs ओवरऑल कंट्री में, और ये एडवाइस करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ के रिलेटेड। और ये हेल्प करते हैं कि कैसे हमने रॉ मटेरियल को टेस्ट करना है, उसकी इंस्पेक्शन करनी है, क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना है। सो ये स्मॉल स्केल यूनिट्स को इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू मार्केट ट्रेंड एंड फाइनेंशियल हेल्प भी देता है। सो इसमें हमने 6 फंक्शंस पढ़ लिए हैं, एनी 3 फंक्शंस इसमें ऐड कर देना फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। सो हमारा 5th पॉइंट आता है NSIC का। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, जिसे हम NSIC भी कहते हैं। और ये सेटअप हुआ था इन 1955 को। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, हायर परचेज पे मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना स्मॉल एंटरप्राइजेज़ को, ठीक है। और ये जो था ये हेल्प करता था एंटरप्राइजेज़ को, ताकि ये पार्टिसिपेट कर सके इन जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती थी उनमें पार्टिसिपेट करवाता था। एंड इसका हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में है। और इसके 4 रीजनल ऑफिसेज हैं लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में। और इसकी 11 ब्रांचेस भी हैं, ठीक है। उसके बाद इसके फंक्शंस हैं। फर्स्टली ये कन्वर्ट करना चाहता है स्मॉल स्केल यूनिट्स को इनटू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में एज एंजिलरी यूनिट्स। और ये मशीन्स प्रोवाइड करता है टू स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन हायर परचेज पे। और ये पार्टिसिपेट करवाता है एंटरप्राइजेस को इन स्टोर परचेज प्रोग्राम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 6th पॉइंट है DICs मीन्स डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स। ये हमारा 1978 से चल रहा है। और इसमें क्या किया जाता है, ये इस्टेब्लिश किया गया था ताकि इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जा सके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यानी कि जो ये इंस्टीट्यूट है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया गया है और ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़ टू एंटरप्रेन्योर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। और ये जो DICs हैं ये असिस्ट करते हैं मोर देन 1.5 लाख यूनिट्स को, मीन्स उनकी हेल्प करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं फॉर मोर देन 10
10.3 लाख पर्सनस के लिए, ठीक है। और इसके जो यहाँ पे हमने पहले सिटीज़ पढ़ी हैं, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, ये इसके प्रीव्यू से बाहर ही रहेंगी, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस क्या आते हैं DICs के। इसका फर्स्ट फंक्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि ये न्यू एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करवाता है बाय कंडक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन प्रोग्राम। सेकंड पॉइंट है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, तो DIC से कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा सकता है एंड इट्स अवॉर्डेड फॉर 2 years इनिशियली एंड कैन बी रिन्यूड एवरी ईयर, ठीक है। एवरी ईयर ये रिन्यूड हो सकता है बट ओनली फॉर 2 times, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है परमानेंट रजिस्ट्रेशन। इसमें अगर वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेता है लाइक प्रोडक्शन सिलेक्शन ऑफ साइट एंड पावर कनेक्शन, इंस्टॉलेटिंग मशीनरी, इसके बाद वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, वो एलिजिबल हो जाएगा फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ऑन कंसेशनल रेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो DICs हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स बने हुए हैं, वो आपको रेकमेंड करेंगे कि आप लोन एप्लीकेशन दे दो रिगार्डिंग जो भी आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायर है, ताकि आप डे टू डे ऑपरेशंस को रन कर सकें, और जो भी आपने परचेज़ करना है फिक्स्ड एसेट्स, तो उसकी हेल्प से आप इजीली कर सको। क्लियरेंस फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे DIC हेल्प करता है, इनिशिएटिव लेता है ताकि स्पीडी पावर कनेक्शन हो सके एंड क्लियरेंस हो सके फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट। सेवेंथ पॉइंट है सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इन 1970s में क्या हुआ था, डेवलपमेंट करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स की, लाइक जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, रूरल आर्टिशंस हैं, या फिर वुमेन या हैंडीकैप पर्सन हैं, जैसे हमने टारगेट ग्रुप्स में पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, तो उनमें जो सारे पॉइंट्स है वो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो कि इनकी डेवलपमेंट करने के लिए हमने CED को ऑपरेट किया इन 1970s में, एंड ये गुजरात में हुआ था। गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 1979 में, ठीक है। ये ओल्डेस्ट प्रोग्राम था उस टाइम का इंडिया का। एट्थ पॉइंट है MDI मीन्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो गुड़गांव नियर दिल्ली इन 1973 में डेवलप हुआ, एंड जो इंस्टीट्यूट है वो स्पॉन्सर किया गया बाय इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि मैनेजरियल एफिशिएंसी लेके आना इंडस्ट्रीज़ में और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना टू IAS IES ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ को जो मेजर पब्लिक सेक्टर से रिलेट करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 9th पॉइंट EDII एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो जो ये एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट था इंडिया का, ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो स्पॉन्सर की गई थी बाय ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और गवर्नमेंट थी गुजरात के इन्वॉल्व इसमें। एंड 1983 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, और ये काफ़ी सारी कंडक्ट कर रहा था रिसर्च, ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूट बिल्डिंग एक्टिविटीज़, ताकि ये बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप कर सके फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है। सो इस टॉपिक का हमारा लास्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था बाय कोलैबोरेटिंग विद ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IFCI एंड IDBI। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करना था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को इन बैकवर्ड स्टेट्स में, एंड जो अदर स्टेट्स थी लाइक मध्य प्रदेश, उड़ीसा हैव ऑल्सो सेट अप दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। सो यहाँ तक हमारा रोल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम इन कंडक्ट ऑफ EDPs। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि नेशनल लेवल पे कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई जाती फॉर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए। सेकंड पॉइंट है प्रॉब्लम्स एट द प्री ट्रेनिंग फेज, यानी कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं अपना टारगेट ग्रुप, कैसे हम ट्रेनीज और ट्रेनर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स इस पॉइंट में आएंगी। ओवर एस्टिमेशन ऑफ ट्रेनर्स, यानी कि हमारी परसेप्शन ज़्यादा हो जाती है कि हम सोचने ज़्यादा लग जाते हैं कि ये जो ट्रेनी है ये इतना अचीव कर सकता है इंस्टेड ऑफ एक्चुअल अचीवमेंट, तो वहाँ पे ओवर एस्टिमेशन हो जाता है ऑफ ट्रेनर्स। एंड ड्यूरेशन ऑफ EDPs, यहाँ पे जो EDP का ड्यूरेशन है वो मोस्टली क्या होता है 4 to 6 वीक्स तक ही होता है, जो शॉर्ट पीरियड है। लाइक ये बहुत कम टाइम होता है कि वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स डेवलप कर सके पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, यानी कि प्रॉपर क्लासरूम्स नहीं होते
नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रॉपर मेथोडोलॉजी, यानी कि जो भी यहाँ पे कोर्सेज हैं उनके कंटेंट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं होते। मोड ऑफ सिलेक्शन में ये है जो वेरियस एजेंसीज प्रोसीजर अडॉप्ट करती हैं वो सेम नहीं होता, यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं होता। उसके बाद नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कम्पिटेंट फैकल्टी, सो ईडीपी में प्रॉपर टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती जो उनके पास स्किल्स हो या क्वालिफिकेशन हो। इसके साथ ही प्रोग्राम में फेलियर आ जाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है पुअर रिस्पॉन्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो पहले से ही प्रिपेयर नहीं होते हैं कि वो ग्रांट करें लोन टू पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को इन वेरियस कंडीशंस। नेक्स्ट टॉपिक है सजेशंस टू मेक ईडीपी सक्सेसफुल। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है एम्फसाइज ऑन स्टिमुलेटिंग सपोर्टिंग एंड सस्टेनिंग एक्टिविटीज़। जो ईडीपी का सक्सेस होता है वो मेनली ये सारी एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है। For example, study of entrepreneurial activities, knowledge of entrepreneurial assistant, motivational training, identification of new projects, creating a common stage for entrepreneur to share their problems. Any stimulating activities में any 5 लिख लेना। उसके बाद आती है supporting activities जो help कर रही है, ठीक है, उसका support कर रही है, like registration, fund mobilization and license। उसके बाद हमारी sustaining activities आती है जिसे हम expansion, diversification, modernization and quality control के साथ यहाँ पे mention करेंगे। सेकेंड सजेशन ये है फॉर मेकिंग ईडीपी एज अ सक्सेसफुल कि आपने प्रॉपर ट्रेनिंग पे फोकस करना है ताकि आइडियाज़ को कन्वर्ट किया जा सके रियलिटी में। थर्ड पॉइंट है डिज़ाइनिंग करना ऑफ विएबल प्रोजेक्ट्स की, यानी कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ ट्रेनीज। प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद ही आपने कोई प्रॉपर ट्रेनी को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर। जो सक्सेस है ईडीपी का वो मेनली डिपेंड करता है कि आपके ट्रेनर्स कैसे हैं, उनके पास क्वालिफिकेशन है प्रॉपरली। एंड नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग पार्ट टाइम प्रोग्राम्स। यहाँ पे पार्ट टाइम प्रोग्राम्स होते हैं वीकेंड पे और मेनली इवनिंग्स पे भी हो सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट सजेशन है ड्यूरेशन ऑफ ईडीपीज़। इसका ये मतलब है कि ये जो इसका टाइम पीरियड है ईडीपीज़ का वो मेनली हमने पहले पढ़ा था प्रॉब्लम्स में 4 to 6 वीक्स, बट इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए फॉर 6 मंथ्स तक। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ ईडीपी। सबसे पहला प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, यानी कि प्रोग्राम का सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या है। एजेंसीज कंडक्ट करती हैं जो प्रोग्राम, उनको क्लियर होना चाहिए कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। सेकंड पॉइंट है सिलेक्शन स्ट्रेटजीज एंड प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे हर एक बंदे को एंटरप्रेन्योर बनाना यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता है, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स की प्रॉपर स्ट्रेटजीज एंड प्रोसीजर्स के साथ यहाँ पे सिलेक्शन की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो ईडीपी है वो मेनली इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करता है, उनके सपोर्ट पे डिपेंड करता है। एंड जो लोकल, रीजनल, नेशनल या इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं वो हेल्प करती हैं इन्हें स्टार्टिंग, फंडिंग एंड एग्जीक्यूट करने में जो भी प्रोग्राम ये चलाना चाहता है। तो मेनली ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ एंड स्ट्रक्चर में यही है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है इसके बेस पे ही सक्सेसफुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल वर्कशॉप चलानी, अट्रैक्ट करना मोर एंटरप्रेन्योर्स को, फिजिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी।